हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल मित्रा में। तो मैं आपका फिर स्वागत करता हूँ। इसमें हम लोग आज का जो विषय है हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास में, वो रहा है कुमार गुप्त प्रथम। तो जानकारी के लिए विषय के लिए हम लोग बात करें तो ये हम पीछे से देखते आए हुए हैं कि सारी चीज़ों को पढ़ते हुए हम लोग चले हैं और उसको आगे आज कंटिन्यू करते हैं। तो कुमार गुप्त प्रथम की हम लोग आज चर्चा करेंगे अपने इतिहास में और देखने का प्रयास करेंगे कि कौन व्यक्ति है। मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि कुमार गुप्त जो था वो अब उसका पुत्र है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। किसका? तो कुमार गुप्त किसका पुत्र है? जरा सा जल्दी से आप कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा रहेगा। यदि आप जानते हैं तो बताइए, मैं बताता हूं। कुमार गुप्त पुत्र है आप लोगों का चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र का नाम है कुमार गुप्त, जो कि एनसीईआरटी में कहीं आपको मिलेगा। दो किताबें हैं, दो तरह की बात करती हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि यह इसका जो टाइमिंग पीरियड था वो 412 करंट एरा से लेकर, यानी ईस्वी सन से, ईस्वी की बात कर रहा हूँ, ईस्वी से लेकर के 54 ईस्वी तक रहा है। लेकिन किसी किसी किताब में आप लोग उठाकर देखेंगे तो वहाँ मिल जाएगा 415 से 455 तक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसी को आप क्या करेंगे, ट्रू मान के चलेंगे। ठीक है, तो ये आपको लिखा है साफ साफ कि उत्तराधिकारी होता है किसका? अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय का, जो कि महेंद्रादित्य की उपाधि को धारण करता है। यह कौन? कुमार गुप्त। कुमार गुप्त क्या करता है? महेंद्र आदित्य की उपाधि को धारण करता है। ये पहला शख्स है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे, कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न आए हैं कि महेंद्रादित्य की उपाधि कौन धारण करता है, तो उत्तर होगा कुमार गुप्त। ठीक है, ये कुमार गुप्त इतना बेटा प्रशंसनीय व्यक्ति है गुप्त पीरियड में कि यह शिक्षा को लेकर के बढ़ित और ज्ञान विज्ञान को लेकर बहुत ही सेंसिटिव और जागरूक राजा रहा है, प्रशासक रहा है, जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। बाबू विद्यार्थियों, यही वो नालंदा विश्वविद्यालय है जो कि पूरे भारत को कहीं ना कहीं विश्व गुरु होने में अपनी भूमिका निभाता रहा है। लेकिन इन बेहुद्दों को देखिए, इनके आने के वजह से, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया, खत्म कर दिया, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। बाबू आप लोग कभी गौर फरमाएंगे कि बख्तियार खिलजी जब नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया, यह नष्ट कर दिया, तो कहा जाता है कि 6 मंथ तक इसमें इतने सारे ग्रंथ पड़े हुए थे कि यह जलते रह गए, और जलते ही नहीं रह गए। उससे यहाँ से भी आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी और आप इतिहास में पढ़िएगा, लेकिन इतनी काफ़ी है कि यहाँ से कुछ बौद्ध भिक्षु यहाँ से पलायन कर गए नालंदा विश्वविद्यालय से और जाकर के तिब्बत में रहें, और तिब्बत में भी वहाँ पर उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान को प्रसार किया। अब तो वो बातें हो गई कि जो उनके दिमाग में था वही बातें उनके पास बची रहीं और उनका वो प्रचार करते रहें। तो अब जो प्रमाण थे हमारे पास, ऐतिहासिक प्रमाण, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि भारत का इतिहास कुछ रहा नहीं है, तो बाबू क्या बताया जाए, हमारा घर ही जल गया है तो हम क्या बताएं आपसे। नालंदा विश्वविद्यालय में हमारी सारी संपत्ति जल गई, अब रहने की बात हो गई मौखिक, तो मौखिक सारी बातें चल रही थी। ठीक है, ये अश्वमेघ यज्ञ कराता है, और अश्वमेघ यज्ञ कराने के कारण, देखो मैंने आपसे कल कहा था कि उपाधि ऐसे नहीं धारण किया जाता है। उपाधि क्या है? एक तरह का निक नेम है। ठीक है ना, आज की भाषा में समझने के लिए आप उसको समझ सकते हैं, एक निक नेम। किसी किसी को हम लोग कह सकते हैं, मैंने किसी पिछले वीडियो में बताया था कि मान लें किसी का पैर नहीं है तो आप उसको कह देते हैं कि लंगड़ा है, किसी का हाथ नहीं है आप कह सकते हैं लूल्हा है, या कोई कह सकते हैं बहुत मारपीट करता है तो कहते हैं बहुत गुस्सैल है ना। उसी तरह से यह अश्वमेध यज्ञ कराता है अपने जीवन काल में, तो इसका उपाधि बन जाता है अश्वमेध महेंद्र। ठीक है, अश्वमेध महेंद्र की उपाधि को यह धारण कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि अश्वमेध यज्ञ कराता है। और ये दुनिया का, मैं इतिहास में कह सकते हैं कि सबसे अधिक अभिलेख जारी करने वाला शासक बना है। सबसे ज्यादा अभिलेख किसने जारी करवाया था? तो कुमार गुप्त ने। कितना? 18। कितना? 18। टोटल कितने अभिलेख जारी किए थे इसने? 18 अभिलेख जारी किए हैं।
इसके शासन व्यवस्था का वर्णन कहाँ मिलता है? तो मंदसौर के अभिलेख से प्राप्त होता है। मंदसौर के अभिलेख से इसके शासन व्यवस्था का जिक्र मिलता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। इसे कहा जाता था, इतना जनता का सेवक था, इतना जनता ये प्रिय था कि जैसे सूर्य ठंडे के दिनों में जब आप लोग देखते हैं ना कि सुबह की पहली किरणें जब उतरती हैं धरती पर, कब? ठंडे में, शिशिर ऋतु में, शरदकालीन में, तो आप चाय की चुस्कियों के साथ धूप सेकते हैं, है ना। ठीक उसी तरह से कितना वो सुहाना मौसम होता है, हल्की हल्की हवाएं चलती हैं, धूप खिला हुआ है सूर्याकाश में लालिमा को लिए हुए, और आप चाय की चुस्कियां लगा रहे हैं। वैसे ही जितना खुशनुमा माहौल होता है, वैसे ही अपने प्रजा को खुश करने का बहुत ही गुण और काबिलियत को रखता था कौन? कुमारगुप्त। इसीलिए इसे कहा जाता है शरदकालीन सूर्य। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबकी बात सोचता है। सूर्य में भी निकल, तो अब देख लेना, गर्मी और जेठ की जून जुलाई वाली सूर्य की बात नहीं कर, शरदकालीन। क्यों? शरद में सूर्य का निकलना बड़ी खुशनुमा होता है। जैसे आपने सुना कि सर्दी धूप, गर्मी की तुम शाम हो, ठंड की तुम धूप हो, वैसे ही इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? तुमुन अभिलेख में। ठीक है, ये उपाधियों का जिक्र धारण करता था। टाइटल एक साथ में रख दिया। सारी उपाधियां कौन कौन? तो पहला उपाधि है कि बाघ को मारता है तो बहुत बल इसके पास है, तो इसका नाम हो गया व्याघ्र बल पराक्रम। व्याघ्र बल पराक्रम क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि बाघ की क्या करता है? बाघ विजय कर लेता है, बाघों को कंट्रोल कर लेता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? व्याघ्र बल पराक्रम। महेंद्रादित्य इसको उपनाम है, और अजीत महेंद्र और अश्वमेध महेंद्र। ठीक है, तो विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखिएगा कि इसके शासनकाल बड़ी ही, यह क्या करता है कि 40 वर्षों तक लगभग शासन करता है, और जिसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखता है विद्यार्थियों। तो ये अक्षुण्ण बनाए रखता है। इसी के टाइम में एक आक्रमण होता है हुण शासक। हुण शासक जो था खुशनवाज हुसैन या खुशनवाज का आक्रमण होता है। हुन्स डायनेस्टी का एक खुशनवाज आता है, युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है विद्यार्थियों, बहुत भयंकर युद्ध होता है। और ये पहला शासक है जो रण के मैदान में ही शहीद हो जाता है। खुशनवाज उसे क्या कर देता है? परास्त कर देता है। किसको? कुमारगुप्त को। लेकिन विद्यार्थियों बता दूं आप लोगों को कि इसका एक बेटा था, बड़ा बेटा, जो बाप की मौत का बदला लेना चाहा। किससे? खुशनवाज से। हुण शासक खुशनवाज से, और इतना जोश में आ गया कि वह तुरंत युद्ध के ही मैदान में क्या कर देता है? बेटा राज्याभिषेक करवाता है, कहता है कि मुझे राजा बनाओ। तुरंत घर नहीं जाता है बाबू विद्यार्थियों, युद्ध के मैदान में ही राज्याभिषेक करा देता है, और नाम से प्रसिद्ध होता है स्कंदगुप्त। उसका नाम था अस्कंदगुप्त, जो क्या करता है? खुशनवाज को पहले हराता है, कहता है बंदी बनाओ उसको। बंदी बनाता है और फिर उसे मार डालता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो बंदी बनाया, मार डाला किसको? खुशनवाज को। कौन? स्कंदगुप्त। तो अब हम लोग देखेंगे किस चीज को पढ़ेंगे, स्कंदगुप्त को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्कंदगुप्त को। स्कंदगुप्त का जो टाइम पीरियड रहा है वो स्कंदगुप्त का लगभग 455 से 467 तक रहा है। ठीक है, स्कंदगुप्त एक, मैंने आपसे कहा था कि अपने पिता का बदला ले चुका था ये, और कह सकते हैं कि अंतिम गुप्त शासक है गुप्त पीरियड में, गुप्त वंश में, जो महान है। ऐसे अंतिम नहीं है, महानतम की श्रेणी में अंतिम है ये, जिसको पावरफुल कह सकते हैं। यानी कि यह वह अंतिम व्यक्ति है जिसके संबंध में कुछ अच्छी बातें कही जा सकती हैं। महानतम की श्रेणी में अंतिम, यानी कि अपने परिवार और वंश में अंतिम। गुप्त वंश का अंतिम शासक नहीं है ये, गुप्तों के महानतम में अंतिम शासक है, महानतम अंतिम शासक है। ठीक है, जो कि सबसे महान काम करता है, सुदर्शन झील का यह पुनः निर्माण करवाता है। विद्यार्थियों, सुदर्शन झील का यह क्या करता है? पुनः निर्माण करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि याद रखिएगा कि महानतम की श्रेणी में आने के कारण हुआ क्या कि जब सुदर्शन झील है, लोकेट दिस द गिरनार, ठीक है, गिरनार माउंट यानी कि पर्वत पर स्थित है।
गिरनार पर्वत पर स्थित है, वहां काफी सूखा पड़ता था, तो सूखे की समस्या से निदान दिलाने के लिए किसानों के सिंचाई करने के लिए लोगों को पानी पीने के लिए एक झील बनवाया गया। ये झील बहुत लोग बनवाए, आप इस ब्रैकेट में देख सकते हैं, झील बहुत लोग बनवा रहे हैं। पहला झील बनवाने का स्टार्टिंग होता है चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य ने ऑर्डर दिया कि बेटा बनवाओ झील, तो वहां पर जो बनवाता है वहां का गवर्नर जो था, यानी कि चंद्रगुप्त का गवर्नर कौन था, तो पुष्यगुप्ता। ठीक है, ये यूपी पीसीएस में मिलाने के लिए पूछा हुआ था एक बार। ठीक है, आपको भी दे सकता है कि अशोक के टाइम का जो गवर्नर है वो कौन है, तो उत्तर होगा तुपाश्व। ठीक है, तुपाश्व। ठीक है, तुषाफा के नाम से जाना जाता है उसको। ये मिलाने के लिए दिया गया था जी। इसने भी क्या किया है, गिरनार झील का, गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, रिकंस्ट्रक्शन करवाया। दूसरा काम करता है कौन, फिर एक बार करता है, तीसरा बार काम करता है रुद्रदामन। रुद्रदामन क्या करता है, रुद्रदामन भी ऑर्डर करता है, तो वहाँ का जो सुविशाख था, जो गवर्नर था, वह फिर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाता है। और अंत में क्या होता है कि सुदर्शन झील जब स्कंदगुप्त का टाइम आता है, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में गिरनार पर्वत का, गिरनार क्षेत्र का जो गवर्नर था वह था पर्णदत्त, और पर्णदत्त का बेटा था चक्रपालित, और चक्रपालित ने इसका पुनः निर्माण कराया। इसलिए ये आता है किसने निर्माण करवाया, इसलिए बिल्कुल ध्यान से दीजिएगा। इन तमाम झीलों का उल्लेख करवाया गया है कि नहीं करवाया गया है, स्कंदगुप्त ने क्या किया है, इस बात का जिक्र मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन जो होता है विद्यार्थियों बताता है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का रिकंस्ट्रक्शन करवाया था। इतना ये इंपॉर्टेंट झील ही है विद्यार्थियों, क्योंकि सूखा से निजात दिलाने के लिए आज भी देखते हो इलाकों में सूखा पड़ता रहता है। एक और बात मिलता है जूनागढ़ अभिलेख से, स्कंदगुप्त को एक उपाधि दी गई है, वह था श्री परिक्षिप्ता वृक्ष। क्या नाम था उसका, श्री परिक्षिप्ता वृक्ष। ठीक है, और एक और उदाहरण मिलता है कोहम स्तंभ अभिलेख से, उसको हम लोग कहते हैं सकोपम। शकोपम का मतलब जो शकों का समन करने वाला है। भीतरी अभिलेख यानी गाजीपुर में स्थित है, वहां से मिलता है कि हुण का आक्रमण हुआ था, और अपने प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रशासन को ठीक करने के लिए स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, अयोध्या। तो विद्यार्थियों इस तरह से कह सकते हैं कि हम लोग गुप्ता पीरियड में, ये गुप्त वंश का अंतिम वह महान शासक है जो कि जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, अच्छी बातें हैं। लेकिन इसके बाद गुप्त पीरियड में क्या हुआ कि कमजोर शासकों का प्रक्रियाएं चलने लगी, और धीरे धीरे क्या हुआ कि गुप्त साम्राज्य पतन की ओर क्या हो गया, तेजी से अग्रसर हो गया। तो उस क्रम में पहला आपको देखेंगे स्कंदगुप्त के बाद, तो उसके बाद आप देखते हैं कि ये आया था फिर गुप्तों की वंशावली देखते हैं, गुप्त राजवंश की वंशावली को देखते हैं। तो गुप्त राजवंश की वंशावली में आते हैं, उसके बाद आते हैं पुरुगुप्त आते हैं, पुरुगुप्ता के बाद आते हैं बुद्धगुप्त आते हैं, जैसा लिखा हुआ है। ये लोग उतने सक्सेसर इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्रम को देख लेना है एक बार, ठीक है ना, कि क्यों आपको बता चुका हूँ सबसे महान शासक कौन था, उसके बाद अंतिम चल रहा है। फिर हैं मरासिंह गुप्ता, फिर हैं कुमारगुप्त द्वितीय हैं, फिर विष्णुगुप्त हैं, फिर विनयगुप्त हैं, फिर आपको मिलेंगे भानुगुप्त। तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से एक बहुत बड़ी बात मिलती है, जानकारी मिलती है, वो 541 करंट एरा में पहली बार मिलता है कि गोपराज के 100 के साथ, गोपराज की हत्या जब मृत्यु हो जाती है तो गोपराज की पत्नी जो होती है उनके 100 के साथ बैठ करके सती हो जाती है। यानी सबसे पहला लिखित साक्ष्य सती प्रथा का कहाँ मिलता है, या सती होने का, नर प्रथा का सती होने का प्रमाण कहीं मिलता है, तो है एरण अभिलेख। इसलिए एरण अभिलेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ एक थोड़ी सी और हम लोग बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपसे हम पूछ लें कि कौन सती प्रथा का हटाने वाला व्यक्ति कौन था, या भारत में सती प्रथा को किसने हटाया था। यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट करें। एक और क्वेश्चन आप लोगों के
चलिए मैं इसका उत्तर बता देता हूँ आप लोगों को। सती प्रथा को हटाने वाला जानते हो तो लिख लें। सती प्रथा को हटाने वाला व्यक्ति था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बट सपोर्टक कौन था? क्वेश्चन वाले पूछा जाए कि सती प्रथा का समर्थक कौन था, तो सती प्रथा का समर्थक व्यक्ति था, नोट कर लीजिएगा, राधाकांत देव। राधाकांत देव, ठीक है। और एक और पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखिए, सती प्रथा संबंधित बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जैनुल आबादीन कमिश्नर, जैनुल आबादीन कमिश्नर का जो शासन ने पहली बार सती प्रथा खत्म किया था, पहली बार किसने खत्म किया था सती प्रथा, तो होगा जैनुल आबादीन कमिश्नर शासन ने पहली बार, शासक ने अपने यहाँ विश्व में पहली बार जैनुल आबादीन कमिश्नर का जो शासक था वहाँ सती प्रथा को पहली बार खत्म किया था। भारत में कौन किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग किया था। और सपोर्ट कौन कर रहा था, तो राधाकांत देव कर रहे थे। तो एक और जानकारी आप लोग थोड़ा सा देख लें कि गुप्त काल के प्रशासन की हम लोग बात कर लें। तो गुप्त काल के प्रशासन जो राज्य था, जो यानी कि आप लोग का मतलब देश है, उसको राज्य कहा जाता था, वो कई सारे भुक्तियों में बटा हुआ था। और भुक्तियों का जो हेड होता था उसको कहते थे उपरिक। और कई भुक्ति बटे हुए थे जिलों में। जिलों का जो हेड होता था उसका नाम था विषयपति, क्योंकि विषय कहा जाता था। भुक्तियों कई विषय में बटे थे और एक जिला कई सारे विथियों में बटा था, जैसे कह सकते हैं आज का ब्लॉक। और कई विधि बटा हुआ था ग्राम में, ठीक है। और ग्राम प्रशासन की छोटी इकाई का क्या नाम था, क्वेश्चन पूछा जा चुका है गुप्त काल में, वो था पेट, ठीक है। और ये छोटी इकाई है। और सबसे बड़ी इकाई कौन है, तो गुप्ता। गुप्ता प्रशासक होता था, जस्ट लाइक IAS IPS समझ सकते हैं, जिसकी नियुक्ति सीधे सम्राट करता था। यानी गुप्त सम्राट में गुप्ता की नियुक्ति कौन करता था, तो सम्राट करता था। एक और पॉइंट बनता है आप लोगों का, थोड़ा सा साहित्यिक पॉइंट बनता है कि गुप्त पीरियड में कौन से इपिक को तैयार किए गए। तो दो बड़े इपिक हैं हमारे पास, एक है रामायण एंड महाभारत, जिसको भाष्य कहा जा सकता है, सबसे बड़े ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के, वो है रामायण और महाभारत। तो रामायण और महाभारत को अंतिम रूप से लिख करके समाप्त कर दिया गया था किस काल में, तो गुप्त काल में, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग बात किए हैं। फिर थोड़ी सी बात और आया करेंगे कि गुप्त काल में कौन कौन से साहित्यिक कार्य हुए और कौन कौन से साइंटिस्टों को जगह मिला, और तमाम बातों को हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करें, बने रहें अपने चैनल सिविल मित्रा पर, और कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, इसके भी डिस्क्रिप्शन में आपको क्वेश्चंस मिलेगा गुप्त पीरियड का, तो कृपया उसको भी आप लोग डाउनलोड करें और उसको हल करें। और ज़रूर उस हल करने के बाद आप लोग उसके कमेंट में नीचे जा करके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दें, ठीक है। अगले बार में हम लोग क्या करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे प्रश्न का, ठीक है। तब तक इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।